ट्रायल शुरू होता है। कानून के मुताबिक जुर्म होने के 180 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है, लेकिन बॉम्बे पुलिस को समय बढ़ाने की मांग करनी पड़ी क्योंकि केस इतना बड़ा था कि तय समय में उसे खत्म नहीं किया जा सका। 15 सितंबर को बॉम्बे पुलिस ने कोर्ट में 44 लोगों को भगोड़ा घोषित करने के लिए एक एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने इस केस में शामिल होने या मिलीभगत के लिए टाडा की अलग अलग धाराओं के तहत 145 लोगों को गिरफ्तार किया था। ठीक एक महीने बाद साउथ बॉम्बे में सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट की 5वीं मंजिल पर JN पटेल की अध्यक्षता वाली खास तौर पर बनाई गई टाडा कोर्ट ने 43 लोगों को भगोड़ा घोषित कर दिया। रायगढ़ के मोबिन को अपराधी घोषित नहीं किया जा सका क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत साफ नहीं था, हालांकि उसका नाम चार्जशीट में था। बॉम्बे पुलिस ने सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर लिए और एक डिटेल चार्जशीट बना ली, जिसे आखिरकार 4 नवंबर को टाडा कोर्ट में जमा किया गया। मेन चार्जशीट 9104 पेज की थी। इसकी प्रस्तावना 127 पेज की थी और गवाहों की लिस्ट 151 पेज की थी। चार्जशीट में कुल 189 लोगों के नाम थे, जिनमें से 145 को गिरफ्तार कर लिया गया था और 44 फरार थे, जिसमें टाइगर मेमन के परिवार के 13 सदस्य शामिल थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 22 को बेल मिल गई थी। चार्जशीट फाइल होने के समय 123 अभी भी पुलिस की कस्टडी में थे। कुल 3741 गवाहों के नाम थे। बॉम्बे, ठाणे और रायगढ़ पुलिस और पुणे में CID क्राइम यूनिट के लगभग 157 ऑफिसर जांच में शामिल थे। इन्वेस्टिगेटर देश के 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में गए थे और 71 शहरों का दौरा किया था। चार्जशीट फाइल करते समय सामरा ने रिक्वेस्ट की कि जलगांव के उज्ज्वल निकम को चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाए। निकम अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते थे। चार्जशीट फाइल होने के एक दिन बाद 5 नवंबर को सामरा को DGP के पद पर प्रमोट किया गया और महाराष्ट्र में एंटी करप्शन ब्यूरो का इंचार्ज बनाया गया। यह एक बड़ी पोस्टिंग थी और जाहिर तौर पर उनके अच्छे काम का इनाम था, लेकिन कई लोगों को एहसास हुआ कि सामरा को विनम्रता से सीन से हटाया जा रहा था। उन्हें पुलिस कमिश्नर बने मुश्किल से 8 महीने हुए थे। पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, खासकर उनकी दिल्ली ब्रीफिंग से सामरा को जो पब्लिसिटी मिली थी, उससे कई लोग नाराज हो गए थे। सतीश साहनी, एक शानदार करियर रिकॉर्ड वाले ऑफिसर, को बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। हालांकि मई 1993 में ये घोषणा की गई थी कि CBI जांच का चार्ज लेगी, लेकिन असल में चार्जशीट फाइल होने के 5 दिन बाद 9 नवंबर को CBI को सौंपा गया, जब राज्य सरकार ने CBI को बताया कि केस आगे की जांच के लिए उन्हें सौंप दिया गया है। CBI राज्यों में पुलिस केस तभी देख सकती है जब कोर्ट या उस राज्य सरकार का होम डिपार्टमेंट इस बारे में ऑर्डर पास करे। CBI की एक स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाई गई, जिसके हेड सुभाष चंद्र झा थे और नरीमन पॉइंट के पास एक बंगले में एक कामचलाऊ ऑफिस बनाया गया था। दिल्ली में काम को कोऑर्डिनेट करने का काम यूनियन होम सेक्रेटरी के पद्मनाभ भैया कर रहे थे। तब तक CBI का देश में कहीं भी STF नहीं था क्योंकि सारे ऑपरेशन दिल्ली से देखे जाते थे। हालांकि बॉम्बे में दूसरी जगहों पर खास विंग ऑफिस थे, जैसे कोलाबा के तन्ना हाउस में एंटी करप्शन विंग और मालाबार हिल्स के व्हाइट हाउस में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। केस की पहली सुनवाई 24 जनवरी 1994 की एक उदास दोपहर में दोपहर 2:45 बजे आर्थर रोड जेल के एक भीड़ भरे कमरे में शुरू हुई, जो 35 फीट गुना 15 फीट का था। इसे सिक्योरिटी की वजह से चुना गया था क्योंकि ज्यादातर आरोपी उसी जेल में बंद थे और उन सभी को सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ले जाना बहुत मुश्किल था। जेल में सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत कड़े थे। शहर के पूरे बीच के इलाके को घेर लिया गया था और खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले और पुलिस वायरलेस वैन से भरा हुआ था। कोर्ट में अंदर जाने के लिए हर किसी को पूरी सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा। कंपाउंड में और कोर्ट रूम में भी हर जगह पुलिस वाले थे। कोर्ट की अध्यक्षता JN पटेल कर रहे थे। कमरा 145 आरोपियों और करीब 80 वकीलों, पुलिस वालों और कोर्ट अधिकारियों से भरा हुआ था। इसके अलावा वे लोग भी थे जो ट्रायल में शामिल होने आए थे। आरोपी एक बेंच पर 5-5 की भीड़ में थे और चार्जशीट रखने के लिए भी टेबल पर काफी जगह नहीं थी। वहां कई मीडिया वाले मौजूद थे। पटेल ने आखिरकार प्रेस को कोर्ट की कार्रवाई कवर करने की इजाजत दे दी। शुरू में बॉम्बे हाई कोर्ट और सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सुरक्षा कारणों से प्रेस को इजाजत नहीं दी जाएगी और यह भी सुझाव दिया था कि ट्रायल इन कैमरा हो। बाद में इस फैसले को पलट दिया गया। लंबे समय से इंतजार किए जा रहे ट्रायल की शुरुआत कोर्ट रूम की तंग हालत को लेकर हुई। संजय दत्त और सोमनाथ थापा की तरफ से केस लड़ने वाले सीनियर वकील SB जयसिंघानी ने कहा कि इंतजाम काफी नहीं थे।
चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर निकम ने सरकार के जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलॉटमेंट का बचाव किया, जिसमें भारी सिक्योरिटी और केस को आगे बढ़ाने में जल्दी की जरूरत को ध्यान में रखा गया था। हालांकि उन्होंने माना कि एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाना चाहिए। पटेल ने सुझाव दिया कि तुरंत सॉल्यूशन ये होगा कि सिर्फ उन आरोपियों को रुकने के लिए कहा जाए जो मौजूद रहने में इंटरेस्टेड है, जबकि बाकी लोग वापस जा सकते हैं। पुलिस लगभग 100 आरोपियों को ले गई जो कोर्ट परिसर छोड़ना चाहते थे। फिर प्रोसिक्यूशन ने केस को समराइज किया और हर आरोपी के खिलाफ चार्ज बताए। निकम ने 1000 से ज्यादा गवाहों की लिस्ट पेश की, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे केस के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उस पर एफिडेविट फाइल करेंगे। कुछ आरोपियों ने कहा कि उनके पास वकील नहीं है, जिस पर पटेल ने उन सभी को एक सरकारी वकील देने का ऑफर दिया। सुनवाई 2 फरवरी तक के लिए टाल दी गई। अगली 2 सुनवाई में भी जगह की कमी का मुद्दा जारी रहा। 23 फरवरी को चौथी सुनवाई में बचाव पक्ष के वकीलों ने 18 फरवरी की सुनवाई में सरकार की ओर से दिए गए सुझाव पर चिंता जताई कि ट्रायल की जगह ठाणे या पुणे में शिफ्ट कर दी जाए, जहां बेहतर सुविधाएं हैं। वे इस बात से नाराज थे कि आरोपियों को सिर्फ इसलिए कोर्ट में आने से मना किया जा रहा था क्योंकि कमरा काफी बड़ा नहीं था। ये रुकावट मार्च तक चली। हाई कोर्ट को दी गई एक रिपोर्ट में पटेल ने कहा था कि सुरक्षा कारणों से ट्रायल के लिए जेल परिसर सबसे अच्छी जगह है। सरकार ने कहा कि उनके लिए और कुछ करना नामुमकिन है। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि वे इतनी छोटी जगह में काम नहीं कर सकते और पटेल ने उनकी इस बात का समर्थन किया कि जगह काफी नहीं थी। 24 मार्च की सुनवाई में पटेल ने कहा कि जब तक मामला ठीक से सुलझ नहीं जाता, वो ट्रायल आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगली सुनवाई 12 अप्रैल को सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट में हुई और पटेल ने कहा कि ट्रायल तब तक वहीं चलेगा जब तक जेल कोर्ट रूम को बड़ा नहीं कर दिया जाता और उसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं लगा दिया जाता। हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच के जज जस्टिस H.H. कथारिया और जस्टिस विष्णु सहाय ने आदेश दिया कि ट्रायल आर्थर रोड पर बॉम्बे सेंट्रल जेल परिसर में शुरू किया जाए और जल्द से जल्द खत्म किया जाए। हालांकि 12 अप्रैल को पहली सुनवाई में सुविधाएं काफी नहीं पाई गई। निकम की इस बात के लिए कड़ी आलोचना हुई कि उन्होंने बचाव पक्ष के वकीलों को सरकारी गवाहों की लिस्ट नहीं दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो ऐसा करने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि उनकी जान को खतरे का सही डर था। उन्होंने कई बार कहा कि वो ट्रायल शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बचाव पक्ष की टीम ने कहा कि चूंकि यह एक ऐतिहासिक ट्रायल था, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। पटेल ने ऐलान किया कि ट्रायल 6 जून से शुरू होगा। हालांकि कोर्ट रूम का मामला सुलझते ही एक नए मुद्दे पर झगड़ा शुरू हो गया। 4 मई को 6 डिफेंस वकीलों जय सिंघानी, रेशमा रूपारल, उस्मान वंजारा, SM ओक, महेश जेठमलानी और सोनिया सोहानी, जिन्होंने मिलकर 100 से ज्यादा डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट किया था, ने कहा कि उनके क्लाइंट्स ने पटेल की कोर्ट में फेयर ट्रायल मिलने को लेकर डर जताया है। केस से उन्हें डिस्चार्ज करने की अपनी जॉइंट एप्लीकेशन में वकीलों ने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए जरूरी राहत नहीं मिलेगी। इस एप्लीकेशन से विवाद खड़ा हो गया। निकम ने इस आरोप को ट्रायल में देरी करने की साजिश बताया और 6 शिकायत करने वालों पर अपने क्लाइंट्स को उकसाने का आरोप लगाया। जय सिंघानी ने अपनी खास शिकायतों को गिनाने से मना कर दिया और कहा कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा गिना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी शिकायतों को गलत पाता है तो वे पूरी नेकनियती से पटेल की कोर्ट में वापस आएंगे। पटेल ने खुद को बहुत ज्यादा प्रेशर में पाया। ट्रायल शुरू होने वाला था। मामला आखिरकार तब सुलझा जब पटेल ने सभी डिफेंडेंट्स को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें उनकी इम्पार्शियलिटी पर भरोसा है। जब उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है, तो उन्होंने उन 6 वकीलों को आड़े हाथों लिया जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी और उन्हें अपने सामने पेश होने से रोक दिया। ट्रायल आखिरकार 30 जून को शुरू हुआ। 4 जुलाई को संजय की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। मॉनसून पूरे जोरों पर था, लेकिन जर्नलिस्ट इस बहुत टाली गई बेल एप्लीकेशन का नतीजा सुनने के लिए जमा हुए थे। संजय के वकील CB वाधवा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि प्रोसिक्यूशन उनकी बेल कैंसिल करने की मांग करेगा, लेकिन उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके जीतने के अच्छे चांस हैं। पिछले कुछ हफ्तों के सारे ड्रामे के बाद कोर्ट में टेंशन का लेवल बहुत ज्यादा था। पटेल ने चुप्पी तोड़ी। मैं ऑर्डर देता हूं कि संजय दत्त की इंटरिम बेल कैंसिल की जाती है और उन्हें तुरंत जुडिशियल कस्टडी में ले लिया जाए। संजय आधे खड़े हो गए। वाधवा ने विरोध किया कि CBI ने संजय को बेल दिए जाने का कभी विरोध नहीं किया और जज कम से कम उन्हें 2 हफ्ते के लिए स्टे दे सकते थे ताकि संजय अपील कर सके। ऑर्डर पर स्टे लगाने का कोई सवाल ही नहीं है और न ही उन्हें अपील फाइल करने के लिए कुछ दिन दिए जा सकते हैं, जब तक कि इसके लिए कोई लीगल प्रोविजन न हो। पटेल ने ओरल बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी और कोर्ट रूम से चले गए।
चेहरे पर पीलापन लिए संजय को पुलिस वैन में थाने जेल ले जाया गया। छोटे कद के, हटे कट्टे, क्लीन शेव और चश्मा पहने वकील नितिन प्रधान की पूरी तैयारी और जोश ने सभी को इम्प्रेस किया। जितने कम समय में वो केस में शामिल थे, उन्होंने इसमें शामिल दूसरे वकीलों की तुलना में ज्यादा मीडिया का ध्यान खींचा। फरवरी 1992 में वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री A.R. अंतुले को बरी करवाने के लिए मशहूर हुए थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने बनाए पब्लिक ट्रस्ट के लिए फंड के बदले बिल्डरों को सीमेंट कोटा दिया था। प्रधान का ब्लास्ट केस से जुड़ाव मई 1994 में शुरू हुआ, जब बिल्डर मोहम्मद जिंद्रन ने उन्हें काम पर रखा था। हालांकि धीरे धीरे दूसरे आरोपियों ने उनसे उनका बचाव करने के लिए कहा। 8 अगस्त को टाडा कोर्ट में अपनी दलीलों में प्रधान ने तर्क दिया कि बम ब्लास्ट मामलों को एक साथ आतंकवादी कार्रवाई नहीं माना जा सकता। उनका मानना था कि इसमें कई अलग अलग मामले शामिल थे। दिघी लैंडिंग, संजय दत्त का AK-56 खरीदना, दुबई, बॉम्बे और पाकिस्तान में ब्लास्ट की साजिश, असली ब्लास्ट, नागला बंदर और मुमरा से गोला बारूद और RDX की 2 जब्ती और ऐसी दूसरी जब्ती, ये सभी अलग अलग मामले थे। उन्होंने तर्क दिया कि केस को बांटने से ट्रायल में आसानी होगी और यह पक्का होगा कि आरोपियों को उनके जुर्म की गंभीरता और उनके शामिल होने के लेवल के हिसाब से अलग किया जाए। प्रधान ने तर्क दिया कि बम धमाकों को सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदू समुदाय के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देखा जाना चाहिए, कि वे कोई आतंकवादी हमला नहीं थे, बल्कि सांप्रदायिक झगड़े का नतीजा थे। इस तर्क की वजह से प्रधान को कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का गुस्सा झेलना पड़ा। पुणे के एक संगठन, पतित पावन संगठन ने उन्हें सबके सामने बेइज्जत करने की धमकी दी, उनका चेहरा काला करके, उन्हें गधे पर उल्टा बिठाकर और पूरे शहर में घुमाने की धमकी दी। उनके इस समर्पण ने उन्हें फॉलोअर्स भी दिलाए, जिनमें मिल्ली काउंसिल भी शामिल थी, जो उस समय अकेला मुस्लिम संगठन था जो केस में शामिल मुसलमानों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। काउंसिल ने उनसे कुछ और आरोपियों का केस लेने को कहा। हालांकि समय की बहुत कमी थी, फिर भी प्रधान मान गए। बाद में ऐसी और भी रिक्वेस्ट आए। 8 अगस्त 1994 तक वो ऑफिशियली 48 आरोपियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो किसी एक वकील द्वारा रिप्रेजेंट की गई सबसे बड़ी संख्या थी। प्रधान ने तर्क दिया कि आरोपियों में शामिल मुसलमानों पर देश के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाया था। बाबरी मस्जिद गिराए जाने से पहले कोई भी आरोपी ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं था जिसे एंटी नेशनल माना जा सके, और गिराए जाने के बाद भी उन्होंने कभी इसे फिर से बनाने की मांग नहीं की। उनका गुस्सा उस कम्युनिटी पर था जिसने इसे तोड़ा था, सरकार पर नहीं। अगर उन्होंने मस्जिद को फिर से बनाने की मांग की होती तो उन पर सरकार को डराने की कोशिश करने के लिए टाडा के तहत आरोप लगाया जा सकता था। प्रधान ने तर्क दिया कि इस मामले में आरोपियों की तुलना JKLF, खालिस्तानियों या उल्फा जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके काम अलग थे। अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान गोल्डन टेम्पल में भारतीय सेना पर गोली चलाने वाले सिख मिलिटेंट्स पर देश के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप नहीं लगा था, तो इन लोगों पर कैसे लग सकता है? इस तरह प्रधान आरोपियों को देखने का तरीका बदलने में कामयाब रहे, सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने वाले लोगों से एक कम्युनिटी पर हमला करने वालों तक। इसी तर्क के नतीजे में जनवरी 1995 में JM पटेल ने फैसला सुनाया कि आरोपियों पर अब देशद्रोह और देश के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप नहीं है, बल्कि उन पर सिर्फ टाडा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। यह आरोपियों और कम्युनिटी के लिए पहली बड़ी जीत थी। ये और भी खुशी की बात थी कि कम्युनिटी के बाहर के किसी व्यक्ति ने उनका इतना मजबूती से समर्थन किया था। प्रधान बीमार थे और इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस वजह से उन्हें केस से हटना पड़ा। शायद कुछ दूसरे वकीलों के हमलों से इस फैसले को और मजबूती मिली। जितने कम समय में वो केस से जुड़े थे, उन्होंने इसे पूरी तरह से बदल दिया था। याकूब मेमन भाइयों में तीसरे याकूब अब्दुल रजाक मेमन जब 30 साल के हुए, तब तक बॉम्बे पुलिस ने उन्हें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे स्मार्ट क्रिमिनल माना था। लेकिन याकूब की कहानी कुछ अलग थी। इंग्लिश मीडियम स्कूलों और कॉलेजों में पढ़े लिखे याकूब ने कॉमर्स में डिग्री ली। 1990 में वे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। उनकी अकाउंटेंसी फर्म जल्दी ही सफल हो गई और 1992 में उन्हें मेमन कम्युनिटी में बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट का अवार्ड मिला। 1991 में उन्होंने अपने बचपन के दोस्त चेतन मेहता के साथ मेहता एंड मेमन एसोसिएट्स नाम की एक अकाउंटिंग फर्म शुरू की। बाद में एक तीसरा पार्टनर मिला, एक साथी अकाउंटेंसी स्टूडेंट गुलाम भोयरा। जब 1992 में ये फर्म बंद हो गई तो याकूब ने और सन्स नाम की एक और फर्म शुरू की।
उन्होंने मिडिल ईस्ट में मीट एक्सपोर्ट करने के लिए माहिम की सम्राट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑफिस के साथ तेजैत इंटरनेशनल नाम की एक एक्सपोर्ट फर्म भी शुरू की। याकूब की फाइनेंशियल सफलता इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने माहिम की अल हुसैनी बिल्डिंग में 6 फ्लैट खरीदे, जहां टाइगर के 2 डुप्लेक्स फ्लैट थे। उसी साल उन्होंने इस्लाम जिमखाना में एक शानदार सेरेमनी में राहीन से शादी की और फिल्मी दुनिया के कई लोग शादी में शामिल हुए। वो और टाइगर स्वभाव से एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक को गैर कानूनी तरीकों से पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं थी, दूसरा सभ्य, पढ़ा लिखा और कानूनी तरीकों से सफल था। 2 सबसे सफल मेमन भाइयों के बीच अनबन होना लाजमी था। अनबन की एक और वजह ये थी कि टाइगर कथित तौर पर अपनी पत्नी शबाना के साथ बुरा बर्ताव करता था और उसके शादी के बाहर संबंध थे। एक बहुत बड़े झगड़े के बाद अब्दुल रजाक ने टाइगर और शबाना को फैमिली फ्लैट से निकाल दिया। शबाना और उसके बच्चों को जल्द ही लौटने की इजाजत मिल गई और टाइगर भी धमाकों से करीब 1 साल पहले अपने घर लौट आया। याकूब की जानी मानी फाइनेंशियल समझ की वजह से ही जांच करने वालों को धमाकों के मामले में उसके शामिल होने का शक हुआ। जांच के दौरान ये पाया गया कि टाइगर के कई अकाउंट्स से मुश्किल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे और पुलिस ने माना कि याकूब ने ही इन्हें ऑर्गेनाइज किया होगा। क्राइम ब्रांच ने आरोप लगाया कि याकूब ने 13 मार्च 1993 को समीर हिगोरा और हनीफ कड़ावाला को दूसरे आरोपियों को बांटने के लिए 21,90,000 रुपये भेजे थे। कहा जाता है कि पेमेंट फोन पर अरेंज किया गया था ताकि कोई रिकॉर्ड न रहे। अल हुसैनी में मेमन फ्लैट्स की तलाशी के दौरान पुलिस को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनसे पता चला कि परिवार के हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन (HSBC) की टनर रोड, बांद्रा ब्रांच में 4 NRI अकाउंट थे। ये अकाउंट टाइगर के भाई अयूब मेमन, अकाउंट नंबर 1,16,79,297-07, उसकी पत्नी रेशमा मेमन, अकाउंट नंबर 1,16,79,813-07, टाइगर के भाई सुलेमान की पत्नी रुबीना मेमन, अकाउंट नंबर 1,19,79,321-07 और टाइगर की पत्नी शबाना मेमन, अकाउंट नंबर 1,16,79,305-07 के नाम पर थे। पुलिस ने कहा कि दुबई के ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट में $61,700 कैश जमा किए गए थे। वहां से इसे USA के न्यूयॉर्क में मरीन मिडलैंड बैंक और फिर HSBC के इन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। उन्हें शक था कि यह पैसे का सोर्स छिपाने की कोशिश थी। याकूब के पास पूरे परिवार के अकाउंट संभालने का अधिकार था और उन्हें शक था कि उसने इस पैसे का इस्तेमाल अपनी कंपनी सहित कई लोगों को पेमेंट करने के लिए किया था। क्योंकि पूरी रकम दुबई में ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडिल ईस्ट में जमा की गई थी, इसलिए पुलिस को लगा कि किसी ने विदेश से इस ऑपरेशन को पूरी तरह या कम से कम कुछ हद तक फाइनेंस किया था। पुलिस को ये भी पता चला कि दिसंबर 1992 और मार्च 1993 के बीच डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक की माहिम ब्रांच में तेजैत इंटरनेशनल और अल ताज एक्सपोर्ट्स के नाम से कई अकाउंट्स के साथ साथ मेमन परिवार के पर्सनल अकाउंट्स में भी भारी कैश ट्रांजैक्शन हुआ था। 12 मार्च को इन सभी अकाउंट्स में बैलेंस बहुत कम था। साफ था कि ब्लास्ट से पहले अकाउंट्स खाली कर दिए गए थे। इस सारी सावधानी से की गई फाइनेंशियल प्लानिंग से जांच करने वालों ने यह नतीजा निकाला कि याकूब मेमन इसमें शामिल रहा होगा। इसलिए दिसंबर 1993 में उसके ठिकाने के बारे में जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई थी। 21 जुलाई 1994 की सुबह एक अच्छे कपड़े पहने बिजनेसमैन, जिसके पास यूसुफ मोहम्मद अहमद के नाम का पाकिस्तानी पासपोर्ट था, काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से धीरे धीरे गुजरा। वो कराची से पिया 250 फ्लाइट से उतरा ही था। हालांकि वो शांत दिख रहा था, लेकिन याकूब मेमन का मन बेचैन था। पिछले 17 महीनों से वो और उसका परिवार भाग रहे थे और एक भगोड़े की जिंदगी उसे परेशान कर रही थी। याकूब अपने कजिन उस्मान के साथ टैक्सी से करनोली होटल गया, जो उसे लेने आया था। वे 3 दिन होटल में रुके। ये खुद को समझने का समय था। मेमन परिवार 12 मार्च 1993 को दुबई में था। भारत सरकार UAE सरकार पर उन्हें वापस भेजने का दबाव बना रही थी। शुरू में UAE ने मेमन के वहां होने से इनकार किया, लेकिन आखिर में उनसे जाने के लिए कहा। अप्रैल की शुरुआत में एक इसी एजेंट परिवार को कराची ले गया। हर व्यक्ति को एक पाकिस्तानी पासपोर्ट और एक नेशनल पहचान पत्र दिया गया। इस बीच भारत सरकार को जानकारी मिली कि मेमन कराची में है और उसने यूनाइटेड नेशंस, US और कई यूरोपियन देशों से पाकिस्तान से मेमन को सौंपने की अपनी रिक्वेस्ट का सपोर्ट करने के लिए कहा। इसलिए 15 अप्रैल को मेमन 4 इसी कमांडो के साथ थाई एयरवेज की फ्लाइट से बैंकॉक गए, जहां उन्हें पटाया रोड पर एक बड़े बंगले में ठहराया गया। ये लगभग हाउस अरेस्ट जैसा था।
क्योंकि उन्हें बंगले से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी और उन पर लगातार नजर रखी जा रही थी। 12 दिनों के बाद मेमन परिवार का विरोध इतना तेज हो गया कि उन्हें फिर से कराची वापस लाया गया। उन्हें कराची डेवलपमेंट स्कीम एरिया में रखा गया, जिसे आमतौर पर डिफेंस कॉलोनी के नाम से जाना जाता है और जहां ज्यादातर आर्मी के अधिकारी और लोग रहते हैं। यह एक हाई सिक्योरिटी जोन था और इसका मतलब था कि मेमन परिवार का लगभग कोई अता पता नहीं था। तब से हालात बेहतर थे। याकूब अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एक हफ्ते के लिए दुबई गया था। हालांकि इसी के लोग हमेशा उसका पीछा करते थे। उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार के लिए सच्ची आजादी फिर कभी नहीं होगी। उसके सामने दो रास्ते थे। वो पाकिस्तान की इस जबरदस्ती की कैद के साथ रह सकता था, या वह भारत वापस जा सकता था, ट्रायल का सामना कर सकता था और अपना नाम साफ करने की कोशिश कर सकता था। ये वे रास्ते थे जिनके बारे में सोचने के लिए वो काठमांडू आया था। उसने तय किया कि उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता भारत सरकार के साथ डील करने और उन्हें ये यकीन दिलाने का था कि बाकी मेमन परिवार बेगुनाह है। पाकिस्तानी अधिकारियों के रहम पर जीने से बेहतर था कि वे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने की कोशिश करें, क्योंकि इंटेलिजेंस सर्विस द्वारा उन लोगों को मार डालने की कहानियां बहुत थी जो अपनी जरूरत से ज्यादा जी चुके थे। उसे खासकर अपने माता पिता की चिंता थी, जो अब बूढ़े हो चुके थे और बेहतर जिंदगी के हकदार थे, और अपनी पत्नी राहीन की भी, जो जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा पूरी जिंदगी डर के साए में जिए। 24 जुलाई को याकूब सुबह 8:15 बजे एयरपोर्ट पर वापस आया। सुबह 10:45 बजे काठमांडू से कराची जाने वाली लुफ्थांसा फ्लाइट LH765 के लिए चेक इन कर रहा था। सुबह करीब 9:15 बजे इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वो सिक्योरिटी चेक के लिए अंदर गया। उसका ब्रीफकेस खोलने पर ऑफिसर को उसके 2 पासपोर्ट मिले, इंडियन और पाकिस्तानी, साथ ही उसके परिवार के बाकी सभी सदस्यों के पासपोर्ट, एक पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी और US करेंसी। नेपाल पुलिस ने इंटरपोल और बाद में नई दिल्ली को इन्फॉर्म किया। पूछताछ काठमांडू में ही शुरू हुई और 3 दिन तक चली, जिसमें इंडियन और नेपाली पुलिस दोनों शामिल थे। हालांकि नई दिल्ली का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था। 28 जुलाई को आंखों पर पट्टी बांधे याकूब को कथित तौर पर सुबह 3 बजे अब के बॉर्डर पर सुनोली में छोड़ा गया। वो भूखा था और उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसे सुनोली से सड़क के रास्ते करीब 2 घंटे की दूरी पर गोरखपुर ले जाया गया और फिर एक स्पेशल प्लेन से दिल्ली लाया गया। प्लेन में याकूब ने यूनियन होम सेक्रेटरी के पद्मनाभ भैया से मुलाकात की, जो दिल्ली में CBI जांच को हेड कर रहे थे। अब तक घटनाएं कमोबेश वैसी ही हो रही थी जैसी याकूब ने अपने 2 पासपोर्ट अपने ब्रीफकेस में रखते समय लिखी थी। 5 अगस्त को सुबह 4:30 बजे याकूब मेमन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसके पास एक ब्रीफकेस और एक सूटकेस था, जिसमें कई तरह के आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स थे। उस समय कोई ट्रेन नहीं आती या जाती थी, इसलिए वहां होना थोड़ा अजीब था। 4 CBI ऑफिसर हथियारबंद कमांडो के साथ इंतजार कर रहे थे। उन्हें कथित तौर पर खबर मिली थी कि डी कंपनी का एक सदस्य घात लगाए बैठा है। वे याकूब पर झपटे और उसे लोधी रोड पर CBI हेडक्वार्टर ले गए। 8 घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री SP चौहान ने लोकसभा में धमाकों के एक किंगपिन की सनसनीखेज गिरफ्तारी की घोषणा की। हमने मेमन को गिरफ्तार करने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमें लगा था कि हम एक डेड एंड पर पहुंच गए हैं, लेकिन अब हम खुशकिस्मत हैं कि हमने दिल्ली में याकूब मेमन को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्होंने एक भीड़ भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि याकूब को पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ा गया था, जिसमें एक पासपोर्ट, एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस और हाई स्कूल सर्टिफिकेट शामिल थे। ये सभी यूसुफ मोहम्मद अहमद के नाम पर थे। उसके पास एक भारतीय पासपोर्ट भी था। चौहान ने कहा, इससे साबित होता है कि बम धमाकों में पाकिस्तान की मिलीभगत थी। भारत में आतंकवादी गतिविधियों को स्पॉन्सर करने में उसकी भूमिका पक्की हो गई है। याकूब मेमन को CBI वैन में पटियाला हाउस ले जाया गया। उसके आगे और पीछे हथियारबंद कमांडो वैन थी। उसे मजिस्ट्रेट VK जैन के सामने पेश किया गया, जिनसे उसने कहा कि टाइगर मेमन के अलावा मेमन परिवार का कोई और सदस्य धमाकों में शामिल नहीं था। उसने अपनी गिरफ्तारी के CBI के बयान से इनकार किया। उसने कहा कि उसे 24 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और वो 28 जुलाई से दिल्ली में था, जहां CBI ने उससे पूछताछ की थी। हालांकि CBI के वकील CS शर्मा और SP हरिश्चंद्र सिंह अपनी कहानी पर अड़े रहे। कार्रवाई 1 घंटे तक चली। याकूब को 30 दिनों के लिए CBI कस्टडी में भेज दिया गया। याकूब मेमन की गिरफ्तारी से बॉम्बे में खुशी की लहर दौड़ गई।
6 अगस्त को प्रेस से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि मेमन की गिरफ्तारी से वो साबित हो गया जो वो हमेशा से जानते थे कि पाकिस्तान साजिश में शामिल था। जांच में शामिल हर कोई खुश था क्योंकि चार्जशीट फाइल होने के बाद से मामले में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ था। जेसीपी सिंह का भी मानना था कि याकूब से मिले डॉक्यूमेंट्स से पाकिस्तान की मिलीभगत साबित होती है। मेमन के सबूतों से अब इसमें शामिल और लोगों को गिरफ्तार करना मुमकिन होगा। सीबीआई ने कहा कि उन्हें याकूब से एक वीडियो कैसेट मिला है जिसमें कराची में तौफीका जलियावाला की बेटी राबिया की शादी का फुटेज था, जहां दाऊद इब्राहिम और इसी के सदस्य खास मेहमान थे। याकूब के पास 3 ऑडियो कैसेट भी थे जिन पर उसने कथित तौर पर चुपके से जरूरी बातचीत रिकॉर्ड की थी, जिसे सीबीआई अब ट्रांसक्राइब और एनालाइज कर रही है। मीडिया को भी ब्लास्ट केस में फिर से दिलचस्पी हुई। सभी अखबारों ने सीबीआई का वर्जन छापा, लेकिन कई ने याकूब का इनकार भी छापा। याकूब के असली रोल के बारे में भी काफी जांच और अंदाजे लगाए गए। 2 देशों ने मीडिया रिपोर्ट्स पर तुरंत रिएक्ट किया। जीपी नेपाल में कोइराला सरकार, जो आम चुनावों का सामना कर रही थी और भारत के दबाव में आने के आरोपों से सावधान थी, ने तुरंत इनकार कर दिया। 5 अगस्त को नेपाली होम मिनिस्ट्री के एक प्रवक्ता ने कहा कि 24 जुलाई को एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने याकूब मेमन नाम के किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया था। इनकार के शब्द साफ नहीं थे क्योंकि याकूब यूसुफ अहमद के नाम से यात्रा कर रहा था। दूसरा और ज्यादा तीखा इनकार पाकिस्तान की तरफ से आया। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने 7 अगस्त को एक प्रेस रिलीज में कहा कि भारतीय नागरिक याकूब मेमन की गिरफ्तारी से पाकिस्तान को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसने हमेशा कहा है कि मेमन परिवार पाकिस्तान में नहीं है। प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने चौहान के बयानों को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपनी समस्याओं, खासकर कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान को गलत तरीके से फंसा रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण थे क्योंकि जुलाई के आखिर में पाकिस्तान ने यूएन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग यह नोटिस दे दिया था कि वे अगले महीने जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाने की योजना बना रहे हैं। धमाकों के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कहा था कि वह धमाकों के पीछे के लोगों को कानून के दायरे में लाने में मदद करने को तैयार है। ऑफिशियली इस मकसद के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, हालांकि बाद में उसकी एक्टिविटीज की कोई रिपोर्ट नहीं आई। जब भारतीय इंटेलिजेंस सोर्स ने कहा कि मेमन कराची में है, तो पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया था। याकूब मेमन की गिरफ्तारी के साथ सामने आए नए सबूतों के साथ ये काफी हद तक महसूस किया गया कि दिल्ली पाकिस्तान को टेररिस्ट देश घोषित करने के लिए नए सिरे से कोशिश करेगी। महीनों से पाकिस्तान उन देशों की यूएस वॉच लिस्ट में था जिन्हें टेररिस्ट देश घोषित किए जाने की संभावना थी। मेमन की गिरफ्तारी पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। इस बारे में लोगों और मीडिया में काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि याकूब इसी की लगातार निगरानी में रहने के बावजूद कैसे कराची से बाहर निकल गया और उसके साथ आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स ले गया। एक थ्योरी के मुताबिक रॉ एजेंट्स ने उसे बहला फुसलाकर भगाया था। दूसरी के मुताबिक बेनजीर भुट्टो इसके पीछे थी क्योंकि वो उस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज करना चाहती थी जो उनके कट्टर दुश्मन पिछले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रति वफादार था। तीसरी थ्योरी यह थी कि दाऊद इब्राहिम ने याकूब को भारत लौटने के लिए मनाया था ताकि उसका नाम साजिश से हट जाए। सीबीआई ने उसके बारे में जानकारी देने वाले के लिए 15 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। इंडिया टुडे 31 जुलाई 1994 को दिए एक इंटरव्यू में दाऊद ने कहा था, मैं बहुत मुश्किल हालात में हूँ। भारत सरकार ने मुझे एक चूहे जैसा बना दिया है जो फंसा हुआ है और आजादी से घूम नहीं सकता। धमाकों से दाऊद का लिंक, जिसका जिक्र अब तक सिर्फ दाऊद फांसे के कबूलनामे में हुआ है, तब और पक्का हो गया जब उसके एक करीबी साथी उस्मान गनी मोहम्मद मेमन, जो एक हवाला ऑपरेटर है, को 20 जुलाई को गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उस्मान ने बताया कि दाऊद बेगुनाह मुसलमानों की हत्या का बदला लेना चाहता था और इसलिए उसने पाकिस्तान से भारत में RDX हथियार और दूसरे विस्फोटक मंगाए और उनका इंतजाम किया। उस्मान की डायरी के 300 पन्नों में उन बड़े बिजनेसमैन और बिल्डरों के नाम थे जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दाऊद से मदद मांगी थी। इस गिरफ्तारी ने सीबीआई की इस थ्योरी को काफी मजबूत कर दिया कि दाऊद इब्राहिम ने धमाकों का मास्टरमाइंड किया था। पूछताछ के दौरान याकूब मेमन जिद पर अड़ा रहा कि वह दाऊद से कभी नहीं मिला और उसने टाइगर मेमन और तौफीक जलियावाला को साजिश का मुख्य मूवर बताया। गिरफ्तारी के बारे में चौथी थ्योरी यह थी कि याकूब असल में काठमांडू के एक बिजनेस ट्रिप पर गया था और कराची लौटते समय उसे पकड़ लिया गया। ऑफ द रिकॉर्ड सीबीआई अधिकारियों ने इस बात को मान लिया। ये भी अंदाजा लगाया गया कि सीबीआई ने उसके साथ कोई डील की थी जिसे सभी अधिकारियों ने एकमत से मना कर दिया।
याकूब अंधेरे कमरे में बैठा छत को घूर रहा था। उसके आसपास मुश्किल से कोई आवाज थी और वो दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी कैसे बदल गई है, रहीम की, जिसका अगस्त के पहले हफ्ते में पहला बच्चा होने वाला था। अब 9 अगस्त था और उसे नहीं पता था कि वो अभी पिता बना है या नहीं। वो दिल से चाहता था कि काश उसने 9 मार्च को बॉम्बे न छोड़ा होता। उन्हें बेशक बहुत परेशानी होती, लेकिन उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जाता। उसने अब सीबीआई ऑफिसर्स के साथ 12 दिन बिताए थे, हर दिन घंटों तक सब्र से उनके सवालों का जवाब दिया था। उसने 30 जुलाई को अपना 32वां जन्मदिन मनाया था। एक सीबीआई ऑफिसर उसके पास आया और उसे बताया कि उसे टेलीविजन पर एक इंटरव्यू देना है। याकूब ने उसे खाली नजरों से देखा। कौन सा इंटरव्यू? ऑफिसर मुस्कुराया। तुम एक सेलिब्रिटी बनने वाले हो। यह नेशनल टीवी, दूरदर्शन पर आएगा और पूरा इंडिया तुम्हें देखेगा। याकूब का मन कर रहा था कि मना कर दे, तभी उसे ख्याल आया कि वो इस मौके का इस्तेमाल अपने 90 करोड़ देशवासियों को ये बताने के लिए कर सकता है कि टाइगर मेमन के अलावा बाकी मेमन भी शरीफ, कानून मानने वाले नागरिक थे। उसने ऑफिसर से पूछा, मुझे टेलीविजन पर कब आना है? हमें अभी रिकॉर्डिंग के लिए अंदर जाना है। यह आज रात बाद में एयर होगा। उसे दूरदर्शन स्टूडियो ले जाया गया। जिस प्रोग्राम में उसका इंटरव्यू हो रहा था वो न्यूज ट्रैक था, जो आधे घंटे का न्यूज एनालिसिस शो था। सवालों के जवाब में उसने काठमांडू तक के अपने सफर, एयरपोर्ट पर अपने इंटरसेप्शन और सीबीआई को सौंपे जाने की कहानी सुनाई। उसने कहा कि टाइगर मेमन और तौफीक जलियांवाला किंगपिन थे और बताया कि कैसे इसी ने इस साजिश में टाइगर का इस्तेमाल किया था। याकूब ने तौफीक जलियांवाला के रोल के बारे में डिटेल में बात की। ये जलियांवाला ही था जिसने पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से दुबई और बॉम्बे के साथ कोऑर्डिनेट किया था और ब्लास्ट साइट्स चुनने में उसका बड़ा रोल था। कराची में जलियांवाला का कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ऑटोमोबाइल शॉप और साड़ी एम्पोरियम उसके ज्यादा फायदेमंद गैर कानूनी बिजनेस के लिए सिर्फ दिखावा थे। वो दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का करीबी साथी था। जब मेमन परिवार कराची चला गया तो जलियांवाला ने शुरू में उन्हें अपने बंगले में पनाह दी थी और नए पहचान पत्र और पासपोर्ट बनवाने में उनकी मदद की थी। उसने धमाकों में सीधे तौर पर शामिल करीब 10 लोगों को भी पनाह दी थी, जिनमें टाइगर के 2 सबसे सीनियर साथी जावेद चिकना और अनवर थेबा भी शामिल थे। जब वे कराची पहुंचे थे, याकूब ने 30 अप्रैल 1994 को बॉम्बे के क्रॉफर्ड मार्केट के फिरोज दादी के बेटे फारूक से जलियांवाला की बेटी राबिया की शादी के बारे में भी बताया। बॉम्बे के कई जाने माने लोगों और बॉम्बे और दुबई के अंडरवर्ल्ड नेताओं को बुलाया गया था और जलियांवाला ने इशारा किया था कि वह नहीं चाहेंगे कि मेमन परिवार आए, क्योंकि अगर बॉम्बे से किसी ने उन्हें पहचान लिया तो शर्मिंदगी होगी। जलियांवाला के अलावा एक और स्मगलर सैयद आरिफ भी दुबई से काम करता था, जिसने टाइगर मेमन की मदद की थी। जलियांवाला और आरिफ से मिले पैसों से मेमन परिवार ने कराची डेवलपमेंट स्कीम एरिया में अहमद हाउस नाम का एक शानदार बंगला बनवाया था, जिसकी कीमत 1.16 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी। हालांकि ऐशो आराम के बावजूद मेमन परिवार अपनी जमीन से निकाले जाने से खुश नहीं था। याकूब के हिसाब से परिवार अच्छे भारतीय लग रहा था, बस हालात की वजह से धमाकों से जुड़ा था और अब खतरे में है। जून और जुलाई 1994 के दौरान धमाकों के केस में चार्जशीट की कॉपी कराची पहुंच गई थी। याकूब ने उन वकीलों से बात की जिन्होंने इसकी स्टडी की थी और कहा था कि दिए गए सबूतों के आधार पर सिर्फ टाइगर को ही दोषी ठहराया जा सकता है। परिवार के दूसरे सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा हल्की सजा मिलेगी। इसी भरोसे की वजह से याकूब वापस आया था। उसने घर वापसी के लिए ध्यान से तैयारी की थी। वो कराची में घूमा था, जलियांवाला, दाऊद और टाइगर के उन साथियों के घरों की तस्वीरें खींची थी जिन्होंने बम धमाके किए थे। उसने जलियांवाला, टाइगर और दूसरों के बीच हुई बातचीत को माइक्रो कैसेट में रिकॉर्ड किया था, राबिया की शादी का एक वीडियो हासिल किया था और ऐसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए थे जिनसे पता चलता था कि कैसे मेमन परिवार को नई पहचान दी गई थी। उसका कजिन उस्मान उसका भरोसेमंद था। आखिर में याकूब से पूछा गया कि क्या वो दाऊद इब्राहिम से मिला था। उसने उससे मिलने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि वो उसका नाम जानता है। यह इंटरव्यू दूरदर्शन पर रात 9 बजे एयर हुआ। इसने बहुत बड़ा सेंसेशन बनाया, क्योंकि इंडियन टेलीविजन के इतिहास में ऐसा इंटरव्यू पहले कभी नहीं हुआ था। सरकार का मकसद पूरा हो गया था। दुनिया ने सुना था कि पाकिस्तान धमाकों में कैसे शामिल था और अब भी अपने गुनहगारों को पनाह दे रहा है। कई दर्शक याकूब की हिम्मत और समझदारी से इम्प्रेस हुए और सीबीआई के बयान और याकूब के बयान में अंतर देखकर हैरान रह गए। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल टर्मिनल पर 8 हथियारबंद कमांडो इंतजार कर रहे थे।
कई सीबीआई ऑफिसर भी मेन अराइवल गेट पर नजरें गड़ाए हुए घूम रहे थे। ये 24 अगस्त 1994 की बात है। दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट 736 पहले ही आ चुकी थी। जल्द ही उन्होंने 6 बड़ों के एक ग्रुप को देखा जिनके चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे और जिनके चेहरे पर एक अजीब सा शक था। सुलेमान मेमन और ईसा मेमन ने 66 साल के अब्दुल रजाक और 60 साल की हनीफा को सहारा दिया। उनके ठीक पीछे 20 साल का एक नौजवान चल रहा था जिसे उन्होंने यूसुफ समझा। उसके पीछे सुलेमान की पत्नी रुबीना और उनके 2 बच्चे, 7 साल का इलियास और 5 साल की आलिया थी। हर बड़े मेमन की कीमत 1 लाख रुपये थी और हर बड़ी महिला की कीमत 25,000 रुपये थी। परिवार के सिर्फ 5 बड़े सदस्य अभी भी लापता थे, टाइगर और उसकी पत्नी शबाना, अयूब और उसकी पत्नी रेशमा और याकूब की पत्नी रहीम, जिसकी हाल ही में डिलीवरी हुई थी। मेमन दुबई गए थे, जहां उन्होंने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया, अपने एफिडेविट फाइल किए और एम्बेसी को लौटने के अपने इरादे के बारे में बताया। एम्बेसी ने बदले में सीबीआई को इन्फॉर्म किया और ग्रुप को एयरपोर्ट और फिर प्लेन तक पहुंचाया। जैसे ही ग्रुप सीबीआई ऑफिसर्स के पास पहुंचा, उनमें से एक आगे आया, अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्हें बताया कि वे अरेस्ट हो गए हैं। उन्हें साउथ दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस कॉलोनी में एक सेफ हाउस में ले जाया गया, जहां 8 खूंखार दिखने वाले और पूरी तरह से हथियारों से लैस कमांडो पहरा दे रहे थे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वीके जैन ने उन्हें टाडा के तहत 14 दिनों के लिए सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। बच्चों को परिवार के साथ रहने दिया गया। उस समय मीडिया को इन अरेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 11 सितंबर को राहीन और उसका 1 महीने का बच्चा भी परिवार में शामिल हो गए। राहीन भी दुबई से आए, उसे एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया और कस्टडी में भेज दिया गया। कई लोगों का मानना था कि मेमन परिवार के इस सामूहिक सरेंडर का मतलब था कि एक डील हो गई थी। भारत सरकार और सीबीआई इस बात से शर्मिंदा थे कि साजिश में शामिल कोई भी जरूरी आदमी पकड़ा नहीं गया था, इसलिए शायद उन्होंने मेमन को भारत लौटने पर हल्की सजा या बरी होने का ऑफर दिया था। हालांकि सीबीआई ने कहा कि कोई डील नहीं हुई थी और मेमन सरकारी गवाह बनने का प्लान नहीं बना रहे थे। इसके डायरेक्टर के विजय रामा राव ने कहा कि मेमन ने सरेंडर किया क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। याकूब और उस्मान के दिए सबूत RDX को पाकिस्तान वापस लाने में काम आए। उन्होंने ऐसी जानकारी भी दी थी जिससे पता चलता था कि दाऊद पाकिस्तान में ताकतवर लोगों के करीब है। याकूब ने बताया कि बॉम्बे में हुए दंगों के बाद रजा अशफाक सरवर, जो उस समय पाकिस्तान के पंजाब की मुस्लिम लीग सरकार में मिनिस्टर थे, अक्सर दुबई में दाऊद से मिलते थे। उसने ये भी बताया कि दाऊद पाकिस्तानी आर्मी के कई लोगों के साथ साथ तौफीक जलियावाला का भी करीबी था, जिस पर याकूब का आरोप था कि उसने इसी के लिए RDX सप्लाई का इंतजाम किया था। उस्मान ने 10 जनवरी को दाऊद के दुबई वाले घर में हुई एक मीटिंग की डिटेल्स दी, जहां धमाकों के प्लान पर कथित तौर पर चर्चा हुई थी। इससे पहले कुछ और छोटे सबूत मिले थे जिनसे पाकिस्तान का हाथ दिखा था। उदाहरण के लिए राकेश मारिया की टीम ने अल हुसैनी में मेमन्स के गैराज और कंपाउंड स्पेस से 27 कार्टन जब्त किए थे, 25-21 मार्च 1993 को और 2-24 मार्च को। कार्टन काले धब्बों से ढके हुए थे जिससे लेबल पढ़ना मुश्किल हो गया था। हालांकि कुछ पर टेक्सटाइल पैकेजेस लिमिटेड लाहौर कंसाइनी वाह नोबल लिखा था। कलिना में पुलिस लैब ने बक्सों की जांच के बाद बताया कि उनका इस्तेमाल प्लास्टिक एक्सप्लोसिव ले जाने के लिए किया गया था। जांच से पता चला कि वाह नोबल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसका ऑफिशियल पता 129 सेकंड्स GT रोड, वाह, पाकिस्तान था। कंपनी डायनामाइट, इमल्शन और ब्लैक पाउडर और PETN जैसे हाई एक्सप्लोसिव, सेफ फ्यूज, डेटोनेटर और ब्लास्टिंग इक्विपमेंट बनाती थी। इसलिए इस्तेमाल किए गए एक्सप्लोसिव पाकिस्तान से बने और भेजे गए लगते थे। हर देश की सरकार एक्सप्लोसिव की बिक्री, खासकर उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर नजर रखती है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान सरकार या कम से कम वहां की किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी ने इन खतरनाक एक्सप्लोसिव की स्मगलिंग के लिए अपनी मौन सहमति दी थी। वे गैर कानूनी तरीके से भारत में भी आए थे। जब सीबीआई ने इंडियन डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से जांच की तो पता चला कि भारत में 5 कंपनियों के पास एक्सप्लोसिव इंपोर्ट करने का लाइसेंस था। हर कंसाइनमेंट के लिए नागपुर में एक्सप्लोसिव कंट्रोलर से मंजूरी लेनी पड़ती थी। ये 5 कंपनियां थी हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी, रायचूर, HLS गीता लिमिटेड, जैसलमेर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विशाखापत्तनम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बॉम्बे और HLS इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली। चूंकि इनमें से किसी भी फर्म ने एक्सप्लोसिव इंपोर्ट नहीं किए थे, इसलिए ये साफ था कि उन्हें पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से देश में स्मगल किया गया था।
इस्तेमाल किए गए हैंड ग्रेनेड भी पाकिस्तान से ही आए हुए लग रहे थे। उन पर ऑगस्ट 69 लिखा था और हथियार एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह एक ऑस्ट्रियाई कंपनी थी। जांच के लिए एक सैंपल ऑस्ट्रिया में फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इंटीरियर को भेजा गया था। उन्होंने 28 अप्रैल 1993 को भारत सरकार को एक रिपोर्ट भेजी। इसमें बताया गया कि ग्रेनेड 2 फर्मों श्वानेनस्टाट में उलेब्रिज विटवे और ऑगस्ट आर्मेचरन ने बनाए थे। दोनों फर्मों के मालिक एक ही व्यक्ति थे और वे एक दूसरे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थी। उलेब्रिज मेटल और सिंथेटिक्स प्रोसेस करती थी, जबकि ऑगस्ट हैंड ग्रेनेड और हेलमेट बनाती थी। 1968 में दोनों फर्मों को इस्लामाबाद के अख्तर और हॉफमैन से मॉडल HG69 के हैंड ग्रेनेड बनाने के लिए मशीनरी के लाइसेंस के बारे में एक पूछताछ मिली थी। एक डील हुई और 1968 से 1971 तक जरूरी मशीनरी उन्हें लाइसेंस दे दी गई। 1971 के बाद इसे मॉडल HG72 की मशीनरी से बदल दिया गया। अख्तर और हॉफमैन के साथ मिलकर उलेब्रिज पाकिस्तान नाम की एक कंपनी बनाने का प्लान था, लेकिन लाइसेंस फीस के पेमेंट को लेकर झगड़ा हो गया और कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं हो सका। हालांकि 1972-75 के दौरान उलेब्रिज पाकिस्तान नाम की एक फर्म थी, जो खुद को उलेब्रिज ऑस्ट्रिया का जॉइंट वेंचर पार्टनर बताती थी और पाकिस्तान में HG69 हैंड ग्रेनेड बनाती और बेचती थी। इस फर्म के बारे में पाकिस्तान की अदालतों में अभी भी 3 केस पेंडिंग थे। ऑस्ट्रियाई रिपोर्ट में कहा गया कि भेजे गए सैंपल से पता चला कि ग्रेनेड 1968 में पाकिस्तान को बेची गई मशीनों से बनाए गए थे। ग्रेनेड के डेटोनेटर पर निशान और सीरियल नंबर से पता चला कि उन्हें 1983 में उलेब्रिज पाकिस्तान ने बनाया था। HG69 ग्रेनेड 1971 से ऑस्ट्रिया में नहीं बन रहे थे। जांच के लिए भेजे गए ग्रेनेड ऑस्ट्रिया में बने ग्रेनेड से 2 तरह से अलग थे। केसिंग में स्टील के पैलेट अलग थे और इस्तेमाल किया गया विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोपेटा नहीं था, जिसका इस्तेमाल ऑस्ट्रियाई कंपनी करती थी। विस्फोटकों और ग्रेनेड के अलावा जो स्टार ब्रांड की पिस्तौलें बरामद हुई थी, वे भी पाकिस्तान में बनी थी। ये बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में बहुत पॉपुलर थी, लेकिन पाकिस्तानी मिलीभगत का सबसे पक्का सबूत ये था कि उन्होंने मेमन परिवार को पनाह दी थी और उन्हें नकली पासपोर्ट दिए थे, जबकि भारत ने जब मेमन परिवार को निकालने की रिक्वेस्ट की थी, तब उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि वे पाकिस्तान में हैं। याकूब के पास जो मेमन परिवार के पासपोर्ट थे, उनसे पता चला कि परिवार के सभी सदस्यों को 15 अप्रैल 1993 को इस्लामाबाद में थाईलैंड की एम्बेसी से थाई वीजा जारी किया गया था, जो 14 जुलाई 1993 तक वैलिड था।